हेलो साथियों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस चंद एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। और उस सेल बायोलॉजी में हमने सेल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे हमने बात की थी सेल के परिचय के बारे में, सेल के जनक कौन है, सेल कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, और कोशिका की संरचना की बात हमने थोड़ी बहुत कर ली थी। आज उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और कोशिकांग के हर एक कोशिकांग को लेकर हम लोग उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, जहां से आपके आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं किसको, सेल बायोलॉजी के भाग 2 को। अगर इससे पहले अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो प्लीज यूट्यूब चैनल में जाएं एस चंद एकेडमी के, और वहां पे प्लेलिस्ट में सर्च करके पार्ट 1 को देख लें। आइए हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। आइए, लास्ट क्लास में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी पढ़ी थी और सेल के टाइप्स पढ़े थे। जितनी भी चीजें हैं वो पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है सेल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, यानी कि सेल के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और उन कोशिकांगों का क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहला जो कोशिकांग हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं किसकी, सेल वॉल की। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल की। तो सबसे पहला कोशिकांग है दोस्तों सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोशिका भित्ति है क्या या होती क्या है कोशिका भित्ति, तो हम बात करेंगे क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, उसमें हम लोग अगर देखें, मैं क्या क्या बात करूंगा आपसे, पहले मैं ये बता देता हूं कि कोशिका भित्ति क्या है। पहला तो हम ये बात करेंगे। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा कि ये किसमें पाई जाती है, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें पाई जाती है। तीसरा दोस्तों, इसका किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, चौथा दोस्तों, इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो ये हम 4 बातें आपसे डिस्कस करेंगे और यहां से ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्या है सेल वॉल, तो ये ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका, सबसे ज्यादा इसमें पादप कोशिका यानी कि पौधे की कोशिका का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे किसमें पाई जाती है, तो सेल वॉल मेनली 3 चीजों में पाई जाती है। एक तो पौधे में पाई जाती है, इसके अलावा दूसरी जो पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों कवक में, यानी कि फंजाई में, और तीसरा जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है किस पे, जीवाणु में। इन तीनों में पाई जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। अब किसकी बनी होती है, केमिकल क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, पौधे में जो ये बनी होती है, ये बनी होती है दोस्तों सेलुलोज की। पौधे में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद अगर कवक की बात करें तो कवक में ये बनी होती है काइटिन की। और तीसरा अगर हम बात करें जीवाणु में किसकी बनी होती है, तो जीवाणु में बनी होती है दोस्तों ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पौधे में किसकी बनी होती है, कवक में किसकी बनी होती है और जीवाणु में किसकी बनी होती है। अब दोस्तों ये सेलुलोज और काइटिन दोनों जो हैं ये आपके पॉलीसैकेराइड हैं, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सैकराइड है जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो है ये इसमें प्रोटीन और प्लस ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन में। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। अब इसका कार्य क्या है,
कार्य अगर हम बात करें सेल वॉल की दोस्तों, तो इनका कार्य क्या है ये भी आप जान लीजिए कि जो सेल वॉल है वो पौधे को बाहरी आवरण से या बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। बस इसका कार्य यही है, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका कार्य, सुरक्षा प्रदान करना, ये सेल वॉल का कार्य है। एक चीज और आपसे, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जो कोशिका भित्ति है यह एक निर्जीव संरचना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव संरचना है, तो कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है। एक चीज और पूछता है कि कोशिका भित्ति की खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोशिका भित्ति के जो खोजकर्ता हैं वो दोस्तों हैं कौन, रॉबर्ट हुक। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाते हैं, और इन्होंने ही कोशिका भित्ति की खोज की थी। ये हमारा पहला ऑर्गेनल कंप्लीट होता है दोस्तों, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यहां से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा दोस्तों, जो बात करने वाले हैं वो दूसरा हम बात करने वाले हैं किसकी, दूसरा बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन हम जो बात करने वाले हैं, ये सबसे पहले बात करेंगे अन्य नाम, इसको हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं खोजकर्ता की। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक संरचना क्या है, किससे बनी है, ये वाली क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक संरचना क्या है इसकी, ठीक है। चौथा दोस्तों, इसके कार्य की हम लोग बात करेंगे, कार्य क्या है इसकी, ठीक है। तो ये हम लोग मेनली बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम अन्य नाम की बात करें दोस्तों, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी थोड़ा सा, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको दोस्तों हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। आपकी जगह कोशिका झिल्ली तो लिखी है, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ये अन्य नाम है जो आपसे पूछ लेता है, आप ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, ये इसके अन्य नाम। इसकी अगर खोजकर्ता की बात की जाए तो दोस्तों, इससे संबंधित सबसे अच्छा मॉडल जो दिया था वो दो व्यक्तियों ने लिया था, जिनका नाम है सिंगर एवं निकोलसन, निकोलसन। इन्होंने 1972 में एक मॉडल दिया था, ठीक है, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इन्हीं मॉडल के द्वारा इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की थी, या खोज की थी। अब दूसरा चीज ये है कि इसकी रासायनिक संरचना क्या है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो इसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रोटीन जो होता है, धसा होता है, धसा होता है। अब कुछ अगर देखें हम, तो कुछ इसकी संरचना अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार होगी।
ये दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना होती है। हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है वो सेंटर की ओर होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक जो होता है दोस्तों वो होता है कहाँ, पेरीफेरी में। आपको ये ध्यान में रखना है। और इसी में प्रोटीन, पेरीफेरल एंड सेंट्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है इसमें धसा होता है। ये दोस्तों प्रोटीन है और ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड है। इसके अलावा इसमें बीच बीच में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। इसका अगर हम बात करें कार्य की, तो दोस्तों इसके कार्य की अगर बात की जाए तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम जो है वो आपको याद रखना है। दो मेन काम है इसकी। सबसे पहले तो ये एक अर्ध पारेगम झिल्ली है, अर्ध पारेगम झिल्ली है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसलिए ये चयनित पदार्थों को ही, ये चयनित पदार्थों को ही अर्धपारगम झिल्ली है, इसलिए ये चयनित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने देती है, कोशिका में प्रवेश करने देती है, में प्रवेश करने देती है, और चयनित पदार्थों को ही कोशिका से बाहर जाने देती है। और दूसरा दोस्तों ये कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांगों को बांधे रखती है, कोशिकांगों को बांधे रखती, बांधे रखती, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अन्य नाम, खोजकर्ता, रासायनिक संरचना और कार्य। और ये स्ट्रक्चर जो दिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने दिया था, सेंगार एवं निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में दिया था। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड यानी कि प्रोटीन, और किसकी, लिपिड की बनी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे अगला स्ट्रक्चर जो है, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, वो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, वो हम बात करने वाले हैं तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, या इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीव द्रव्य के बारे में। इससे पहले हम लोग जीव द्रव्य के बारे में बात कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म है क्या, या क्या है, इसकी बात करेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म है क्या, इसकी बात करेंगे। और देन प्रोटोप्लाज्म है क्या, इसकी बात करेंगे। फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे कि इसका संरचना कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे इसके कार्य की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म है क्या, तो कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर, झिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर जितना भी गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ, जेली के समान तरल पदार्थ पाया जाता है, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो या कोशिका के अंदर कोशिकांगों के बीच में उपस्थित हो, तो कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित गाढ़ा चिपचिपा जेली के समान, जेली के समान तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप, है ना, ये एक जीवित संरचना है, आप ध्यान रखिएगा, लिविंग स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवित संरचना है।
दूसरी चीज इसकी संरचना में अगर बात करें तो इसमें हम साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और साथ में अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दें तो बन जाता है क्या दोस्तों, जीव द्रव्य। ये आपको ध्यान में रखना है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को मिलाकर बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों क्या, जीव द्रव्य। कार्य में अगर बात की जाए दोस्तों तो यह जीवन का आधार है, मतलब इसके बिना दोस्तों जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आयन, ईटीसी सभी उपस्थित होते हैं। एक चीज और दोस्तों पूछ लेता है कि बताइए कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जीव द्रव्य के खोजकर्ता से भी क्वेश्चन आता है। जीव द्रव्य के खोजकर्ता, जो जीव द्रव्य के खोजकर्ता हैं वो दोस्तों हैं कौन, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी 1839 एडी में। आपको यह ध्यान में रखना है। तो यहां से जीव द्रव्य से ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। अगला चलते हैं दोस्तों अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चलते हैं। और अगला जो चौथा हमारा सेल ऑर्गेनल है या कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चलते हैं। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं खोजकर्ता की, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। दूसरा जो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किसकी, खोजकर्ता के बाद हम लोग इसकी संरचना की बात करेंगे। तीसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके कार्य की। ठीक है, तो पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खोजकर्ता की बात करें अगर, तो इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है और ट्रिक है कब, KAB, कब। तो के से हो दोस्तों हो गया कोलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसे कीटों की पेशी में देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की पेशी में देखा था। और कीटों की पेशी में कब देखा था, ये 1857 एडी में। हालांकि उन्होंने इसे डिस्क्राइब नहीं किया, पर इसको सबसे पहले देखा किसने था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना है कोलिकर ने। फिर उसके बाद आल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया बायोप्लास्ट, यानी कि इन्होंने ही डिस्कवरी की और इसका नाम किया बायोप्लास्ट। और इसके बाद जो फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया दोस्तों, वो नाम दिया गया किसके द्वारा, बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया, तो यानी कि आल्टमैन ने इसको खोजा और बायोप्लास्ट नामकरण किया, लेकिन बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, अच्छा, इसकी संरचना के पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं अन्न नाम की। संरचना के पहले दोस्तों हम इसको एक पॉइंट दे देते हैं अन्न नाम का, अन्न नाम, क्योंकि यहां से अन्न नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम अन्न नाम की बात करें दोस्तों, तो अन्न नाम बहुत सारे हैं इसके जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो पहला इसका अन्न नाम है सूत्रकणिका। इसको हम सूत्रकणिका भी कहते हैं, क्योंकि ये सूत्र के समान, धागे के समान दिखाई देने वाले कण हैं, इसलिए इसको सूत्रकणिका कहते हैं। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, या आपसे पावर हाउस ना देके क्या देगा, कोशिका का बिजली ग्रह भी दे देगा। बिजली ग्रह यही है। अगर बिजली ग्रह ने दिया तो दोस्तों क्या दे देगा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका का पावर हाउस, सूत्रकणिका, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली ग्रह या कोशिका का ऊर्जा ग्रह, यही है।
अब हम तीसरी बात करेंगे इसके संरचना की। इसके बाद हम लोग आएंगे किसमें, संरचना की। हम संरचना की बात करते हैं दोस्तों। संरचना से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनके संरचना की बात करें, इसकी संरचना की बात करें दोस्तों, तो आप देखिएगा ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें अंदर की मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है दोस्तों वो फोल्डेड होती है और फोल्ड होके एक संरचना बनाती है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्या है, क्रिस्टी है। क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और इसी में पाए जाते हैं F1 F0 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल भी पाए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है और इसके अंदर द्रव्य भी पाए जाते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स साथ में यहाँ पे राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम। और आरएनए भी इसमें, माफ कीजिएगा, ये राइबोसोम और ये आरएनए भी पाया जाता है। क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम तीनों ही पाए जाते हैं, इसलिए ये खुद की प्रोटीन बना सकता है दोस्तों, खुद की प्रोटीन बना सकता है। और इसी कारण इसको अर्ध स्वायत्त आर्गन कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमारी संरचना हो गई। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें, तो इसकी संरचना के बाद चौथा जो पॉइंट्स आता है वो दोस्तों आता है क्या, इसके कार्य की। इसके कार्य, अगर हम इसके कार्य की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात की जाए, तो पहला इसका कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना। यहां पे ऊर्जा मेनली एटीपी के रूप में किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पे एटीपी के रूप में किया जाता है, जिसे ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा करेंसी किसे कहते हैं, तो एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ विशेष बिंदु भी हैं दोस्तों, विशेष बिंदु जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष बिंदु में एक विशेष बिंदु आप याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चन प्राय पूछ लिया जाता है कि इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति है, ये दोस्तों जीवाणु से मानी जाती है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ चलते हैं, अगले कोशिकांग की तरफ चलते हैं। पांचवा जो हमारा कोशिकांग है उसका नाम है दोस्तों क्या, केंद्रक। या न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अन्य नाम की, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी। दूसरा जो हम बात करेंगे दोस्तों, इसके खोजकर्ता की बात करेंगे हम लोग कि आखिर केंद्रक की खोज किसने की थी। तीसरा हम बात करेंगे इसके संरचना की। चौथा हम बात करेंगे इसके कार्य की। और पांचवा हम बात करेंगे विशेष बिंदु की। ये 5 पॉइंट में हम लोग केंद्रक को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं किसकी, केंद्रक की। तो अन्य नाम दोस्तों, इसको नाभिक भी कहते हैं, ध्यान रखना, नाभिक भी ऑप्शन में आ जाता है।
इसके अलावा इसको हम कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का नियंत्रक भी कह देते हैं। नाभिक के अलावा इसको क्या कह देते हैं? कोशिका का नियंत्रक, या इसी को कहते हैं कोशिका का मैनेजर, या इसी को कहते हैं कोशिका का ट्रांसफार्मर, या इसी को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क। ये इतने सारे नाम इसके हैं, कोशिका का नाभिक, नियंत्रक, मैनेजर, ट्रांसफार्मर, मस्तिष्क। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके? खोजकर्ता की। तो अगर हम केंद्रक के खोजकर्ता की बात करें तो केंद्रक की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी कोशिका की, आपको ये ध्यान में रखना है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक की खोज की थी। अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना कुछ यूं होती है। कुछ केंद्रक की संरचना में बाहर डबल मेम्ब्रेनस दोहरी झिल्ली होती है, इसमें ये ध्यान रखिएगा आप। दोहरी इस झिल्ली होती है जिसके अंदर अगर हम बात करें, जिसके अंदर पाया जाता है दोस्तों क्या? केंद्रिका। और इसी केंद्रिका के अंदर पाए जाते हैं, इसी केंद्रिका के अंदर होता है दोस्तों गुणसूत्र या डीएनए। इसके अलावा केंद्रक द्रव होता है, इसमें केंद्रक द्रव होता है, जो केंद्रक द्रव होता है, और यहीं पे होते हैं क्या? आरएनए। और तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया दोहरी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर गैप। इसके अंदर होता है आरएनए, 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 क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर जिसको हम गुणसूत्र भी बोल देते हैं। केंद्रिका होता है दोस्तों, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, जिस न्यूक्लियोलस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि न्यूक्लियोलस के खोजकर्ता कौन है, तो ये भी आप रखिएगा। इसके खोजकर्ता जो हैं, खोजकर्ता ये पूछा जाता है। इसके खोजकर्ता हैं फोंटाना। फोंटाना 1774 में इन्होंने खोजा था, यानी कि केंद्रक की खोज से पहले लगभग 19वीं शताब्दी में केंद्रक खोजा गया था, और उसके पहले जो है किसको खोज लिया गया था? केंद्रिका को खोज लिया गया था। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी? हम बात करने वाले हैं केंद्रक की संरचना। संरचना हो गई दोस्तों। अब कार्य की अगर बात करें तो यह आनुवांशिक सूचनाओं को, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। पीढ़ी में पहुंचाता है, आप यह ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसका कार्य दोस्तों है कोशिकांगों का नियंत्रण। जितने भी अन्य कोशिकांग हैं उसका नियंत्रण करता है। कोशिकांगों का नियंत्रण कौन करता है? यही केंद्रक करता है। विशेष बिंदु में अगर ध्यान दीजिएगा, विशेष बिंदु में सबसे पहले तो ये कि आरबीसी को भी स्तनधारी में केंद्रक नहीं पाया जाता, में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आपको ये ध्यान रखना है, में केंद्रक अनुपस्थित होता है। कल भी मैंने ये बात की थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था शायद, ठीक है। ऊंट, लामा और जिराफ को छोड़कर तो ये सारे क्वेश्चन, जो इतने क्वेश्चन मैंने बताए, ये आपके केंद्रक से पूछे जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं? छठा जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे
छठा जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं किसकी? केंद्रक के बाद आते हैं किसमें? रिक्तिका में। रिक्तिका या वैक्यूल। तो अगर हम वैक्यूल की बात करें दोस्तों, तो वैक्यूल में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? सेम चीज हम पहले तो हम अन्य नाम की बात करेंगे, अन्य नाम की बात करेंगे, फिर खोजकर्ता की बात करने वाले हम, खोजकर्ता की बात करेंगे, फिर तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं संरचना की। संरचना मैं इधर बनाऊंगा, संरचना की बात करेंगे हम लोग। संरचना, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो संरचना। फिर इसके बाद तीसरा हम लोग बात करेंगे किसकी? कार्य की। कार्य की बात करेंगे और कार्य के बाद बात करेंगे विशेष बिंदु की। विशेष बिंदु की, विशेष बिंदु की। ये हम लोग 5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका अन्य नाम दोस्तों रसधानी भी है। इसको रसधानी भी कहते हैं, रसधानी भी कहते हैं, और कोशिका का भंडार गृह भी कहते हैं, स्टोर हाउस भी कहते हैं। आप याद ध्यान रखिएगा, रसधानी या भंडार गृह। इसके बाद अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता जो हैं वो दो लोगों ने इसकी खोज की थी। एक स्लीडन है और दूसरा है अपलानजानी। ये दो साइंटिस्टों ने इनकी खोज की थी। कार्य बात करें अगर हम, तो कार्य आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये कोशिका में उपस्थित अनावश्यक एवं अन्य पदार्थों का संग्रहण, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, कोशिका में जल का संतुलन बनाए रखना। कोशिका में जल का संतुलन बनाना, कोशिका में जल का संतुलन बनाना, ये भी कार्य किसका है? ये भी कार्य है रिक्तिका या रसधानी का। इसके बाद इसकी हम संरचना की बात करें, अगर इसकी हम संरचना की बात करें दोस्तों, इसकी संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रस भरा होता है, और इस रस को बोलते हैं दोस्तों कोशिका रस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका रस कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इसके अंदर, ये पाया जाता है रसधानी के अंदर। और इसकी जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को दोस्तों बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ऑर्गेनल की जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो कोशिका रस इसके अंदर पाया जाता है, और इसकी झिल्ली को, जो सिंगल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, सिंगल झिल्ली होती है, सिंगल झिल्ली, इसको दोस्तों कहते हैं क्या? हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब अगर हम विशेष बिंदु में बात करें, तो याद रखिएगा, ये जो होती है, ये प्लांट सेल का 90% पार्ट कवर करती है, प्लांट सेल में 90% पार्ट कवर करती है, और पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? वो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी होती हैं। जंतु कोशिका में ये कई एवं छोटी होती, जबकि पादप कोशिका में ये सिंगल होती है, लेकिन ये काफी बड़ी होती है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब अगला ऑर्गेनल हम बात करें, अगर 7वां बात करें इसके बाद, तो आता है किसका?
7वां ऑर्गेनल गाल्जी काय, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको गोल्गी बॉडी, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो गोल्गी बॉडी की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे, अन्य नाम की बात करेंगे कि गोल्गी बॉडी को अन्य किस नाम से बुलाते हैं, ये होगा दोस्तों। फिर उसके बाद इसके खोजकर्ता की बात होगी कि आखिर इसका खोज किसने किया था। फिर इसके बाद हम इधर संरचना भी देखेंगे, गोल्गी बॉडी की संरचना भी देखने वाले हैं, संरचना देखने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, संरचना गोल्गी बॉडी की कार्य की, ठीक है। इन 3-4 बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हम गोल्गी बॉडी में, क्योंकि विशेष बिंदु इसमें, हाँ विशेष बिंदु भी इसमें कर लेंगे, एक विशेष बिंदु का भी पॉइंट देना पड़ेगा हमें। विशेष बिंदु, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम देखेंगे इसको क्या विशेष बिंदु में क्या है, 1-2 पॉइंट, ठीक है। अन्य नाम इसको गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं, इसको गाल्जी ऑपरेटस भी बोलते हैं, इसको ऑपरेटस। और दोस्तों इसको कोशिका का यातायात नियंत्रक क्यों बोलते हैं, हम आगे बात करेंगे। यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोलते हैं इसको, ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके खोजकर्ता का नाम है कैमिलो गोल्गी, इन्हीं के नाम पे कैमिलो गोल्गी ने इनकी खोज की थी 1898 एडी में, आपको ध्यान में रखना है। इसके कार्य की बात करें तो ये जो राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसकी प्रोसेस एवं पैकेजिंग करके आवश्यक कोशिका के अंदर एवं बाहर आवश्यक स्थानों तक भेजता है। प्रोटीन की प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग करके कोशिका के अंदर एवं बाहर आवश्यक स्थानों पर भेजता है, आवश्यक स्थानों में भेजता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करें दोस्तों, तो इसकी संरचना कुछ ये इसका संरचना होती है दोस्तों। इसमें ये जो केंद्र की तरफ जो होता है दोस्तों उसको हम सिस इंड कहते हैं, और जो केंद्र से दूर होता है उसको हम सिस इंड, और ये ट्रांस इंड कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका गोल्गी काय का संरचना होता है, ठीक है। विशेष बिंदु में देखो दोस्तों, इसे जंतु कोशिका में लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कॉन्ड्रिया, लेकिन पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ये आपका हो गया क्या, गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। अगला है अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका, या इसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलिए अब इसकी भी हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम बात करेंगे इसकी अन्य नाम की, फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके खोजकर्ता की, फिर इधर हम लोग बात करेंगे इसकी संरचना की, तीसरा हम लोग इसके बात करेंगे कार्य की,
चौथा हम लोग इसके बात करेंगे प्रकार की, ठीक है, और फिर आगे हम लोग देखते हैं जो भी होगा। तो इसका अन्य नाम दोस्तों अंतःप्रदब्बी जालिका के अलावा इसको हम कहते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका का कंकाल तंत्र। आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका का कंकाल तंत्र अगर क्वेश्चन पूछे किसको बोलते हैं तो अंतःप्रदब्बी जालिका या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को ही कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसके खोजकर्ता एवं नामकरण जो दिया था अर्नेस्ट फुलमैन पोर्टर। अर्नेस्ट फुलमैन पोर्टर ने इसका नामकरण और खोज का काम किया था। अगर इसके हम संरचना की बात करें दोस्तों तो ये आपका सेल हो गया, इस सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये जो है ये एक एंड न्यूक्लियस से अटैच होता है, दूसरा एंड सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है इसका, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसका एक एंड न्यूक्लियस से और दूसरा एंड किससे अटैच होता है? दूसरा एंड अटैच होता है किससे? सेल मेम्ब्रेन से। तो इसके कार्य की अगर बात करें तो इसके मेनली दो काम है। एक तो प्रोटीन का निर्माण कराना और दूसरा दोस्तों कोशिका के अंदर निर्मित जहरीले पदार्थों को उदासीन बनाना। एक तीसरा कार्य भी है इसका, कोशिका को यांत्रिक सहारा देना। कोशिका को यांत्रिक सहारा देना, ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। इसके दो प्रकार हैं मेनली, एक होता है SER और एक होता है RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या होता है? देखिए अगर मैं बात करूं इधर, आप संरचना से स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर इसमें राइबोसोम का जमाव हो जाए तो ये खुरदुरा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ये खुरदुरा हो जाएगा राइबोसोम, तो इसको हम लोग बोल देंगे खुरदुरा अंतःप्रदब्बी जालिका। इसी को ही हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें चूंकि नो राइबोसोम का जमाव नहीं है, इसलिए ये क्या है? चिकना अंतःप्रदब्बी जालिका। अब देखिएगा इसके कार्य क्या है। दो प्रकार हो गए, कौन कौन से? SER और RER। इसका कार्य क्या है? SER का कार्य है आप स्टेरॉइड एवं वसा का निर्माण करना, इसका काम है। और इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण करना किसका कार्य है? ये प्रोटीन का निर्माण करना RER का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि इसमें राइबोसोम होता है। और SER का काम है स्टेरॉइड एवं वसा का निर्माण करना, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? अंतःप्रदब्बी जालिका। अब आगे हम लोग चलते हैं किसमें? अगला जो है हमारा कोशिकांग है उसका नाम है लाइसोसोम। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। सेम चीज हम इसमें भी देखेंगे, लाइसोसोम में भी। इसमें सबसे पहले तो हम लोग अन्य नाम की बात करेंगे, अन्य नाम। फिर उसके बाद हम लोग खोजकर्ता की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कार्य की बात करेंगे,
और विशेष बिंदु की बात करेंगे अगर है तो विशेष बिंदु, और इधर हम लोग बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की यानी कि संरचना की। ये 5 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले। तो अगर हम अन्य नाम में दोस्तों बात करें, इसकी अन्य नाम में अगर हम बात करें तो इसके अन्य नाम क्या है, इसको हम लयनकाय भी बोलते हैं, लयनकाय। दूसरा इसको कोशिका का या कोशिका की पाचन की थैली या कोशिका का एटम बम या कोशिका का सफाई कर्मी या कोशिका का आत्महत्या की थैली। ये सारे इसके क्या है दोस्तों, इसके लाइसोसोम के अन्य नाम हैं। इसके खोजकर्ता की अगर बात करें हम दोस्तों तो इसके खोजकर्ता हैं सी डी डुबे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसका काम क्या है, 2 काम इसके आप याद रखिएगा। सबसे पहले कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट करना। दूसरा, कोशिका के खराब कोशिका के खराब कोशिकांग अथवा कोशिका को ही नष्ट करना। मान लीजिए सपोज करिए कोई भी ऐसा कोशिकांग है जो न्यूक्लियस के आदेश को फॉलो नहीं कर रहा, या ऐसी कोई कोशिका है जिसमें म्यूटेशन हो गया है, अब वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो उस समय क्या करेगा, ये जो लाइसोसोम है वो उस कोशिका को ही नष्ट कर देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसकी अगर हम संरचना की बात करें दोस्तों तो इसकी संरचना में आप ये देखेगा, ये कुछ ऐसा संरचना होता है जिसके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे, लगभग 40 से ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं यही नष्ट करने का काम करते हैं, या इन्हीं को हम जल अपघटनीय एंजाइम भी बोलते हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें लगभग 40 से ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम या जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं इसकी संरचना में, लाइसोसोम की। अब अगर अगला बात करें हम तो अगला जो हमारा कोशिकांग है उसका नाम है दोस्तों सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम की अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले यही अन्य नाम की हम बात करेंगे, इसमें भी अन्य नाम की बात करेंगे। फिर दूसरा हम इसकी बात करेंगे किसकी, सेंट्रोसोम। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, संरचना की। तीसरा हम लोग बात करेंगे कार्य की। और चौथा हम लोग बात करेंगे विशेष बिंदु की। तो अन्य नाम की अगर बात करें हम, इसका अन्य नाम दोस्तों है तारककाय। अन्य नाम इसका क्या है, इसका अन्य नाम है तारककाय, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम इसकी कार्य की बात करें तो यह कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों का निर्माण करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज इसमें और है जो हमें पहले हम बात करेंगे किसकी, वो हम बात करेंगे किसकी, खोजकर्ता की। किसकी बात करेंगे, खोजकर्ता की। तो खोजकर्ता में अगर हम बात करें दोस्तों
तो वो इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है बोबेरी। बोबेरी नामक साइंटिस्ट ने, बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगर हम संरचना में कुछ बात करें इसकी, तो ये ऐसे दो इसमें सेंट्रोमियर होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय किसकी बात करते हैं, किसका काम करते हैं, ये बात काम करते हैं किसके, ध्रुव का निर्माण करते हैं, पोल्स। ये आपके किसकी संरचना हो गई दोस्तों, ये संरचना हो गई किसकी, ये हो गई आपकी सेंट्रोसोम की संरचना, आप ध्यान रखिएगा, यह तारक काय की संरचना। नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे किसकी, अगला जो कोशिकांग है हमारा वो है दोस्तों कौन सा, वो है हमारा प्लास्टिड, प्लास्टिड या लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक। अब प्लास्टिड जो होता है इसकी हम बात करें अगर, तो ये इसके खोजकर्ता, आप ध्यान रखिएगा, इसके खोजकर्ता जो है दोस्तों वो हैकेल है, हैकेल। ये प्लास्टिड जो होता है ये 3 प्रकार का होता है बेसिकली, प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, आपको ध्यान में रखना चीजें। पहला जो होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, या हम दूसरा बात करें तो दूसरा क्रोमोप्लास्ट। दूसरा जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब इसको हम अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसको हम लोग वर्णी लवक भी बोलते हैं, इसको हम लोग वर्णी लवक भी बोलते हैं, वर्णी लवक भी बोलते हैं, वर्णी लवक भी बोलते हैं। इसके खोजकर्ता जो हैं, इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं सिम्सर, सिम्सर, ये आपको ध्यान रखना। अगर इसके अन्य नाम की बात करें हम, इसके अन्य नाम की हम बात करें अगर, तो इसका अन्य नाम दोस्तों क्या है, इसका अन्य नाम है कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर या कोशिका का किचन हाउस। यह पाया कहाँ जाता है अगर हम बात करें, पाया जाता है, पाया जाता है, और इसके कार्य ये आपको ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये जो पाया जाता है ये मेनली पाया जाता है पौधे के रंगीन भाग में, पौधे के रंगीन, माफ कीजिएगा, पौधे के हरे भागों में, हरे भागों जैसे जैसे पत्ती, हरा तना इत्यादि। इसके अलावा ये शैवाल में भी पाया जाता है और युगलीना में भी पाया जाता है। युगलीना एक जंतु है जिसमें पाया जाता है क्या, अब इसका काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करना, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो कुछ संरचना ऐसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है, उसके अंदर, इसके अंदर पाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर उपस्थित ये ग्रेनम, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखी जैसी संरचना जिसको हम ग्रेनम कहते हैं, और
इसके अलावा यहाँ पे ये बिखरे होते हैं स्ट्रोमा, एक द्रव पाया जाता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, और ये ग्रेनम आपस में कनेक्टेड होती हैं स्ट्रोमल लैमेली द्वारा, स्ट्रोमल लैमेली द्वारा। ये आपका दोहरी झिल्ली। इसके अलावा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं और राइबोसोम भी होते हैं। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। ये ग्रेना होते हैं, ग्रेना, और ये दोस्तों होते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और यहीं पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं रूबिस्को, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और चूंकि इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए भी यह एक अर्ध स्वायत्त ऑर्गन है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, क्रोमोप्लास्ट की, और फिर उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट की। तो अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक की बात करते हैं, वर्णी लवक की। तो अगर हम बात करें किसी क्रोमोप्लास्ट की दोस्तों, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये पौधे के रंगीन भाग, जैसे फूल, फल, बीज के चोल, इत्यादि में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है, पौधे को रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना। तो पौधे में जितने भी आप रंगीन चीजें देखते हो वो किसके कारण है, क्रोमोप्लास्ट के कारण है। अगर मैं उदाहरण दूं तो गाजर में लाइकोपिन, माफ कीजिएगा, गाजर में बीटानिन, बीटानिन, टमाटर में लाइकोपिन, सॉरी यहाँ पे चुकंदर, चुकंदर में बीटानिन, चुकंदर में बीटानिन, गाजर में कैरोटीन, कैरोटीन नामक, ये तीनों क्या हैं, क्रोमोप्लास्ट है दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो गाजर का, चुकंदर का रंग है, टमाटर का रंग है और गाजर का रंग है, ये बीटानिन, लाइकोपिन और कैरोटीन नामक क्रमशः क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अब नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्या, नेक्स्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। इस अवर्णी लवक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये अवर्णी लवक जो है पौधे के रंगहीन भाग, रंगहीन भाग, जैसे जड़, भूमिगत तना, भूमिगत तना इत्यादि में पाया जाता है, में पाया जाता है। अब ये भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन, ल्यूकोप्लास्ट। तो पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। तीसरा होता है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना किसका काम है, अवर्णी लवक का। इमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है, कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन का संग्रहण करता है और ये वसा का संग्रहण करता है, वसा का संग्रहण करता है।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, लास्टेड। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं, इसकी लास्ट जो बचा है वो है राइबोसोम। राइबोसोम की बात करेंगे हम लोग। और राइबोसोम इसमें जो पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अन्य नाम की। अन्य नाम। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं खोजकर्ता की। खोजकर्ता। तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संरचना की। चौथा हम लोग बात करेंगे प्रकार की। और पांचवा हम लोग बात करेंगे किसकी, विशेष बिंदु की। विशेष बिंदु की। तो अगर हम अन्य नाम की बात करें तो इसे हम पैलाडे कण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका नाम है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कारखाना। कोशिका की प्रोटीन बनाने का कारखाना भी इसे हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं खोजकर्ता की। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें दोस्तों तो ये जी.ई. पैलाडे, इसके खोजकर्ता के नाम है जी.ई. पैलाडे। प्रकार ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S टाइप का होता है राइबोसोम, दूसरा होता है 80S टाइप का। अच्छा, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा इसकी संरचना। इसकी संरचना की अगर देखें हम तो इसकी संरचना में बेसिकली दो सब यूनिट होती हैं। एक होती है बड़ी सब यूनिट और एक होती है छोटी सब यूनिट। और इन दोनों बड़ी सब यूनिट के बीच में होता है क्या दोस्तों, आरएनए। इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट और इसको बोलते हैं दोस्तों लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट। और ये है दोस्तों आरएनए। तो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट अगर बात करें हम, छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट जो होती हैं वो 70S टाइप जो होता है ये बेसिकली पाया जाता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये पाया जाता है प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट एवं कोशिकांगों में पाया जाता है। कोशिकांगों में पाया जाता है 70S टाइप। 80S टाइप जो पाया जाता है ये पाया जाता है यूकैरियोट में। यूकैरियोट। तो इसमें जो होता है इसमें दो फर्दर सब यूनिट होती हैं। ये होती है 50S टाइप और 30S टाइप। जबकि इसमें जो होती हैं ये 80S जो सब यूनिट है इसको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको 60S टाइप और 40S टाइप ये होता है। अब विशेष बिंदु में अगर बात करें हम तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका कार्य एक विशेष बिंदु के नहीं है यहाँ पे हम मेनली बात करने वाले हैं किसकी, कार्य की। तो यहाँ पे हम इसको कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य, इसका कार्य, इसका कार्य दोस्तों प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए जगह प्रदान करना, जगह प्रदान करना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटीन बनाने का कारखाना। तो ये दोस्तों राइबोसोम के बारे में हो गया। और इसी राइबोसोम के टॉपिक के साथ हमारा सेल बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको 100% इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
तो मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।